शाम ढल रही थी और डिटेक्टिव राघव की टेबल पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। वो अखबार में बिजी थे और चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी और शांति भंग हो गई। इंस्पेक्टर मेहता थे। उनके चेहरे पर एक और केस की चिंता साफ दिख रही थी। राघव, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक लड़का गायब हो गया है, एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा। कोई फिरौती की मांग नहीं, कोई सुराग नहीं। बहुत ही अजीब केस है। राघव ध्यान से सुन रहे थे। उनका दिमाग पहले ही पहेली को सुलझाने में लग गया था। उन्हें हमेशा एक अच्छी चुनौती पसंद थी, खासकर जब पुलिस चकरा जाती थी। ज्यादा बताओ, उन्होंने कहा अपनी नोटबुक उठाते हुए। केस मिस्टर आहूजा, एक जाने माने उद्योगपति के इकलौते बेटे विक्रम के गायब होने का था। विक्रम अपने बेडरूम से गायब हो गया था, बिना कोई निशान छोड़े। पुलिस ने घर और आसपास की जगहों की तलाशी ली थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। राघव सबूतों की कमी से हैरान होकर केस लेने को तैयार हो गए। वो जानते थे कि कभी कभी क्लूओं का न होना ही सबसे बड़ा सुराग होता है। उन्होंने इंस्पेक्टर मेहता का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से अपना कोट पहना। उन्हें लग रहा था कि यह केस बिल्कुल भी आम नहीं होगा। राघव आहूजा मेंशन पहुंचे, जो संगमरमर और कांच से बनी एक विशाल इमारत थी। मिस्टर आहूजा ने उनका स्वागत किया, जिनकी आंखों में हमेशा की तरह तेज के बजाय अब चिंता छाई हुई थी। डिटेक्टिव राघव, आने के लिए शुक्रिया, मिस्टर आहूजा ने कहा। उनकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। प्लीज मेरे बेटे को ढूंढो, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। राघव ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। मिस्टर आहूजा, आपके बेटे को ढूंढना मेरी प्राथमिकता है, इनाम नहीं। प्लीज मुझे विक्रम के बारे में सब कुछ बताइए, उसकी दिनचर्या, उसके दोस्त, कुछ भी असामान्य। मिस्टर आहूजा उन्हें विक्रम के कमरे में ले गए, जो किताबों, गैजेट्स और उसके पसंदीदा बैंड्स के पोस्टर से भरा एक बड़ा कमरा था। कमरा आश्चर्यजनक रूप से साफ था, सिवाय बिस्तर के, जो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर सोया तो गया था, लेकिन उसे बिछाया नहीं गया था। पुलिस पहले ही फिंगरप्रिंट्स के लिए जांच कर चुकी थी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला था। राघव ने कमरे की सावधानीपूर्वक जांच की। उनकी नजरें हर कोने पर घूम रही थी। उन्होंने विक्रम की टेबल पर एक स्ट्रेंजोग्राफ डिवाइस देखी, ऐसा कुछ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये क्या है? उन्होंने पूछा, उसे उठाते हुए। ये धातु का था, जिसमें कई ब्लिंक करती हुई लाइट्स और एक छोटी स्क्रीन थी। मिस्टर आहूजा हैरान दिखे। मुझे नहीं पता, विक्रम हमेशा गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करता रहता था। उसने शायद इसे खुद बनाया होगा। राघव ने डिवाइस को ध्यान से देखा। यह अपने आकार के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से भारी था। उन्होंने किनारे पर एक छोटा सा लिखा हुआ देखा, मेमोरी रीडर। हैरान होकर उन्होंने उसे अपने हाथों में घुमाया। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैसे काम करता है। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, क्या ये डिवाइस लोगों की यादें पढ़ सकता है? उन्होंने इसे अपने पुराने दोस्त प्रोफेसर चटर्जी, एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी को दिखाने का फैसला किया। प्रोफेसर भी डिवाइस से उतने ही हैरान थे जितने राघव। कमाल है, उन्होंने कहा, जटिल सर्किटरी की जांच करते हुए। ये मेमोरी रीडर का प्रोटोटाइप लगता है, लेकिन ये असल में कैसे काम करता है, ये मेरी समझ से बाहर है। प्रोफेसर चटर्जी ने बताया कि यादें पढ़ने की अवधारणा अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन अगर ये डिवाइस काम करता है तो ये आपराधिक जांच से लेकर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा तक सब कुछ बदल सकता है। राघव के दिमाग में संभावनाओं का दौर चल पड़ा। अगर ये डिवाइस विक्रम की यादें पढ़ सकता है तो ये उसे ढूंढने की कुंजी हो सकता है। उन्होंने प्रोफेसर का शुक्रिया अदा किया और आहूजा मेंशन वापस चले गए, मेमोरी रीडर को अपने बैग में सुरक्षित रखकर। वो इसे आजमाने के लिए बेताब थे और ये देखने के लिए कि क्या इसमें विक्रम के गायब होने का जवाब है। मेंशन वापस आकर राघव ने डिवाइस पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए मेमोरी रीडर को सावधानी से विक्रम के बिस्तर से जोड़ दिया। उन्हें यकीन नहीं था कि यह काम करेगा, लेकिन यही उनका एकमात्र सुराग था। उनकी हैरानी की बात यह थी कि डिवाइस चलने लगा। इसकी स्क्रीन पर तस्वीरें झिलमिला रही थी। विक्रम की यादें साफ और टुकड़ों में उनकी आंखों के सामने चल रही थी। उन्होंने विक्रम के जीवन की झलकियां देखी, स्कूल, दोस्त, खगोल विज्ञान के प्रति उसका प्यार। फिर एक बार बार आने वाली तस्वीर ने उनका ध्यान खींचा, एक अजीब सपना जो विक्रम बार बार देखता था। सपने में विक्रम एक अंधेरे जंगल में था। एक आवाज उसका नाम पुकार रही थी। उसे एक खुले मैदान की ओर ले जाया जा रहा था, जहां एक ऊंचा पेड़ चांदनी में नहाया हुआ खड़ा था। सपना हमेशा एक जैसा था। पेड़ तक पहुंचने से पहले अचानक खत्म हो जाता था। राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सपना महत्वपूर्ण लगा, जैसे एक पहेली का टुकड़ा जिसे वो पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने सपने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि इसमें विक्रम के ठिकाने का सुराग है। जंगल, आवाज, पेड़, ये सुराग थे और राघव उन्हें समझने के लिए दृढ़ थे।
राघव ने अगले कुछ दिन स्थानीय लोक कथाओं और कहानियों पर रिसर्च करने में बिताए, ऐसे किसी सपने या जगह का जिक्र ढूंढते हुए जो विक्रम के वर्णन से मेल खाता हो। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, स्थानीय इतिहासकारों से सलाह ली और यहां तक कि कुछ स्वयंभू मनोविज्ञानियों से भी मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो उम्मीद छोड़ने ही वाले थे, तभी लाइब्रेरी के एक धूल भरे कोने में उनकी नजर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब पर पड़ी। ये हिमालय की तलहटी में बसे एक दूर दराज गांव की लोक कथाओं का संग्रह था। जैसे ही उन्होंने भुरभुरा पन्ने पलटे, उनकी नजर एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये विक्रम के सपने वाला पेड़ था, जिसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर फैली हुई थी। नीचे कैप्शन लिखा था, कालीघाट का फुसफुसाता पेड़, जहां सपने और हकीकत आपस में मिलते हैं। राघव की नब्ज तेज हो गई। क्या ये विक्रम के सपने वाली जगह हो सकती है? उन्हें ये गांव, ये कालीघाट ढूंढना था। उन्होंने अपना बैग पैक किया। उनके दिमाग में सवाल दौड़ रहे थे। विक्रम अपने सपने में क्या कर रहा था? और वो रहस्यमयी आवाज कौन थी जो उसका नाम पुकार रही थी? वो चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे।